हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन मेथड्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। मेरा ये वीडियो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री R&D लैब में जो काम करते हैं, PhD स्टूडेंट और केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सब के लिए है। ये मेरा इसमें हम मेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यूरिफिकेशन मेथड की ज़रूरत क्यों होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, जो आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस या मेडिसिनल सिंथेसिस आप करते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी बनता है। आपको बाई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें होती हैं उसको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो इस इम्प्योरिटी को हमें हटाना होगा। ठीक है, इसको हम कैसे हटाएंगे, आइए इसको हम देखते हैं। तो हमें मेन मेथड जो यूज होते हैं वो हमें देखना है क्रिस्टलाइजेशन, या इसको हम वर्ड अगर बोले रीक्रिस्टलाइजेशन, रीक्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा सही होगा। रीक्रिस्टलाइजेशन किसके लिए होता है, अगर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो मीन्स कि हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी किसी एक सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में मान लो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट ए में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम या स्पेरिंगली है, बट हाई टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। और दूसरा कंडीशन हो कि हमारा जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो। इसका उल्टा भी कंडीशन हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो, इम्प्योरिटी जो है प्रोडक्ट सॉल्वेंट में बहुत कम डिजॉल्व हो। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं या आरबी लेते हैं, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो कंपाउंड सैंपल लेते हैं इम्प्योरिटी के साथ, विथ इम्प्योरिटी विथ सैंपल विद इम्प्योरिटी लेते हैं, इसमें सॉल्वेंट रखते हैं। इसके बाद इसको रिफ्लक्स करते हैं, इसको रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स करने के बाद लगभग 10 to 20 मिनट्स इसको रिफ्लक्स करने के बाद इसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने के बाद इसको हम कूल डाउन करते हैं मीन्स इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में इसको आधे घंटे, 1 घंटे, मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 घंटे बहुत होता है। उसके बाद इसको आप बकनर फनल से, समथिंग ऐसा होता है बकनर फनल, यहाँ पर फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, इससे आप यहाँ पर, ठीक है, बकनर फनल से आप इसको ऐसा मान लो एक कंटेनर होता है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा होता है, उससे आप इसको फिल्टर कर लेते हो और आपका ये कंपाउंड फिल्ट्रेट हो जाता है, इसको आप कलेक्ट कर लेते हो। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जो सॉल्युबिलिटी होता है प्रोडक्ट इम्प्योरिटी दोनों का, ऐसे सॉल्वेंट को लेते हैं जिसमें से या तो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी अच्छी हो या तो इम्प्योरिटी की हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम सिंथेसिस करते हैं टेट्राब्रोमोथायोफेन की बात मैं कर रहा हूँ। ये क्या होता है, मेथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है, मेथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 117 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसमें जब इसको सिंथेसिस करते हो तो इसमें डायाब्रोमोथायोफेन, ट्राइब्रोमो, टेट्राब्रोमो सब होते हैं। तो इन सब की बाकी की सॉल्युबिलिटी मेथेनॉल में होती है, लेकिन टेट्राब्रोमो की नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, या तो हम आरबी लेते हैं, आरबी में इसको लेते हैं और मेथनॉल मिलाते हैं। मेथनॉल मिलाने के बाद इसको आधे घंटे तक, 20 मिनट तक इसको रिफ्लक्स करते हैं, फिर इसको कूल डाउन करते हैं और 2 घंटे बाद फ्रिज में रखने के बाद इसको फिल्टर कर देते हैं। हमें वाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है, वाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है, वाइट कलर का इसका क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। ये मेथड हो गया सॉलिड के, मेनली सॉलिड के लिए हो गया। हम आगे हैं, आते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर डिस्टिलेशन क्या होता है अब उसको समझते हैं। डिस्टिलेशन जो होता है, डिस्टिल करना, किसका, लिक्विड का, लिक्विड का मीन्स इम्प्योरिटी हो
एक इम्प्योरिटी वोलाटाइल हो, ठीक है। हम इम्प्योरिटी लेते हैं लिक्विड में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छे खासे डिफरेंस हो, तो उसको डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर इसको इस प्रकार से आपका आरवी होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिस्टिल करते हैं और डिस्टिल करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको कंटेनर ऐसे होता है और यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार का आपका अरेंजमेंट होता है। इसको हम ऑयल बाथ में रखते हैं, ठीक है। तो होता है यहाँ पे स्टैंड होता है, यहाँ ऐसे हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, हम जो ए और बी दो इम्प्योरिटी हैं, दो कंपाउंड है ए और बी। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, मान लो T1 है, और बी का T2 है। और T1 लोअर है, T1 छोटा है T2 से, T1 टेम्परेचर कम है T2 से। उस कंडीशन में क्या होता है, जब इसको डिस्टिल बॉयल करते हैं तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर डिस्टिल आउट हो जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर डिस्टिल आउट हो जाता है, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर डिस्टिल आउट हो जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेस होता है, इसमें बहुत ही लेस डिस्टिलेशन होता है। इसमें डिस्टिलेशन का एक सेटअप होता है, ठीक है। उसका सेटअप ऐसे बना होता है, उसमें से हम इसको आरवी से कनेक्ट करते हैं, आरवी से कनेक्ट करते हैं, इसको ऑयल बाथ में रखते हैं और यहाँ इसको इकट्ठा कर देते हैं। एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है यहाँ पर कनेक्टर के द्वारा, यहाँ पर आरवी या दूसरे किसी कंटेनर में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जिसका अगर बहुत कम होता है, ऐसे कंपाउंड को इससे हम डिस्टिल आउट करते हैं। और इससे डिस्टिल आउट करने पर क्या होता है कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट का है, लो बॉइलिंग पॉइंट का है, वो पहले डिस्टिल आउट होता है, वो पहले डिस्टिल आउट होता है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में डिस्टिल आउट होता है या इसी कंटेनर में ही रह जाता है, ठीक है। हम आपको अब थर्ड के बारे में बताएंगे नेक्स्ट, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा प्योरिफिकेशन, ड्राइंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये लैब इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। जो डीएमएफ होता है इसका 154 के आसपास इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, एसिडिक बेसिक किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज इसमें मिली हुई है, तो डीएमएफ डिकम्पोज हो जाता है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड डिकम्पोज हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके प्योरिफिकेशन के लिए क्या कहते हैं, इसमें कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड इसमें मिलाकर इसको हम लगभग 75 टू 80 डिग्री तक, 80 डिग्री पर वैक्यूम पंप लगाकर, अब वैक्यूम पंप लगाकर डिस्टिल करने पे 75 या 80 डिग्री पे ही ये बॉयल करता है, इसको आप डिस्टिल आउट कर लेते हो। आप जानते हो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम पंप लगाकर डिक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा और ये क्या होगा, तो ये बॉयल इजली होगा, लो टेम्परेचर पे ही ये बॉयल हो जाएगा। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो लो टेम्परेचर पे ही इजली बॉयल हो जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। और वही हम प्रोसेस करते हैं, मतलब जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम बॉइलिंग क्या करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना। इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी के बेस पर इसमें करते हैं। इसमें सिंपल से आपको समझना है कि टू मिसिबल, टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड एक सैंपल में है, किसी कंटेनर में है, तो उसके लिए डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, या डिफ्रेंशियल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं।
इसमें जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन करते हो, रिएक्शन को अगर वर्कअप एसिड या बेस से कर दिए, वर्कअप आपकी एसिड या बेस से उसको न्यूट्रलाइज किए, तो एसिड या बेस से किए तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ गए, तो इनऑर्गेनिक और आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक में मिक्स हो गए, तो इनको कैसे अलग करेंगे, इनको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड से अलग करते हैं। इसमें जैसे कि इसमें जो सॉल्वेंट जैसे एथाइल एस्टेट लेते हैं, एथाइल एस्टेट वाटर, या तो DCM डाइक्लोरो मेथेन और वाटर का लेते हैं, या तो आप ले सकते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और H2O का लेते हैं। इन दोनों का जो होता है लेयर जो होता है वो लोअर बनता है, नीचे बनता है इसका जो लेयर होता है वाटर के प्रेजेंस में, और जो एथाइल स्टेट होता है इसका वाटर के प्रेजेंस में जो लेयर होता है ये अपर में बनता है। ठीक है, तो इनका हम यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो H2O में आते हैं। अगर पोलर है, ध्यान देना, अगर पोलर कंपाउंड है तो उसको एथाइल स्टेट में करते हैं, नॉन पोलर या लेस पोलर है तो उसको हम DCM या क्लोरोफॉर्म में उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सट्रैक्शन करने जाते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सट्रैक्शन किस में होता है, सेपरेटिंग फनल में होता है, सेपरेटिंग फनल में होता है। ओके, उस कंडीशन में सेपरेटिंग फनल में उसमें क्या होता है, आप जैसे एक्सट्रैक्शन करते हो जो लेयर होता है, लेयर जो होता है वो क्लियर नहीं बनता, मीन्स लेयर आइसोलेट नहीं होते, ये क्लियर नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग लेयर नहीं बनता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपाउंड हमारा होता है, जो कंपाउंड होता है अगर उसमें इनऑर्गेनिक मीन्स उसमें पोलरिटी होती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो सॉल्वेंट के साथ वो वाटर के साथ भी पार्सली बॉन्डिंग बनाता है, और वे दो और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर का जो क्लियर लेयर नहीं मिलता, डिफरेंस नहीं मिलता, उस कंडीशन में हमें ब्राइन सोल्यूशन मिलाना चाहिए, ब्राइन सोल्यूशन मिलाना चाहिए। ब्राइन सोल्यूशन से उसको सेचुरेट करके अगर करेंगे तो सेपरेशन बहुत जल्दी होता है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, NaCl का सेचुरेटेड सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इसके लिए आप कॉमन साल्ट यूज कर सकते हो, टाटा का साल्ट यूज कर सकते हो, या जो खड़ा वाला नमक होता है, ठीक है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक आपको तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे। हाँ, क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी पोलर, इसमें दो चीज़ होती है, एक स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज होता है। ये प्यूरिफिकेशन का सबसे बेहतरीन मेथड होता है, इसमें पोलरिटी के बेस पर, इसमें पोलरिटी के बेस पर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, हम क्रोमेटोग्राफी पे एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो अगला हमारा वीडियो रहेगा जैसे हमने बताया प्यूरिफिकेशन हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आए होंगे। हम हर एक टॉपिक का वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, रिक्रिस्टलाइजेशन, इन सारे के हम अलग अलग वीडियोज भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।